नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी पर हम बातें कर रहे हैं और आज हम आजादी के बाद पंजाब के जो पहले चुनाव हुए थे 1952 और उसमें राव वीरेंद्र सिंह जी के चुनाव की जो कहानी थी उससे आगे हम बात करेंगे, उसको आज आगे समझने की कोशिश करेंगे। और अहिरवाल की राजनीति में रामपुरा हाउस के प्रभुत्व को समझने के लिए हमें आजादी के बाद पंजाब के पहले चुनाव को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। 1952 में जब पंजाब विधानसभा के पहले आम चुनाव हुए दोस्तों, तो नए संविधान को ये अपनाने के बाद हुए थे और हर वयस्क को पहली बार मत का अधिकार मिला था। और इसका परिणाम ये हुआ था कि बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक भागीदारी के अवसर लोगों को मिले। और एक बदलाव ये भी आया कि जो शहरी और ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र पहले होते थे उनके भेद को खत्म कर दिया गया था। अब सिर्फ हल्के थे, शहरी और ग्रामीण का कोई विभाजन नहीं था। और सबको जो मताधिकार मिला उसमें जो अहीर नेता थे उनको अनुसूचित जातियों के बारे में उनको सोचने के लिए इसने मजबूर कर दिया, क्योंकि अहीरों की ताकत से चुनाव नहीं जीते जा सकते थे, अब सबका साथ चाहिए था। और ये बात अहीर नेताओं को भी समझ में आई और उन्होंने अपनी रणनीति को बदला। और उसका नतीजा ये हुआ कि केवल वे अहीर नेता जिनको गैर अहीर का समर्थन मिला हो 1952 के चुनाव में वही सफल हो पाए और कांग्रेस ने अहीर बहुल्य सीटों पर जीत हासिल की। राव गजराज सिंह हो, अभय सिंह हो, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अन्य लोग हों, सब चुने गए। जबकि चौधरी छोटूराम की पार्टी जो जमींदारा लीग थी उसको दोबारा पुनर्जीवित करने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इस जो टिकट इस पार्टी के चुनाव सिंबल पर लड़ा वो हार गए। लेकिन उनको एक सबक जरूर मिला और सबक बहुत गहरा था। और इन चुनाव में कांग्रेस को हराकर जमींदारा लीग की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राव मोहर सिंह गुड़गांव से कांग्रेस के गजराज सिंह से हार गए थे। रामपुरा हाउस की सत्ता के नए प्रतीक राव बलबीर सिंह जी के दत्तक पुत्र राव वीरेंद्र सिंह जी भी 1952 में जमींदारा पार्टी की टिकट पर लड़ रहे थे। रेवाड़ी से अभय सिंह से हार गए थे। और इस चुनाव का निचोड़ ये था कि वही अहीर चुनाव जीते जिन्होंने गैर अहीरों का समर्थन हासिल किया। और इस तरीके से 1952 के बाद अहिरवाल की राजनीति में अहम बदलाव आया और 1952 में राव वीरेंद्र सिंह और राव मोहर सिंह की हार और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सफलता ने उनको एहसास दिलाया कि अब वो कांग्रेस से बाहर रहने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। और नतीजा ये हुआ कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए। राव वीरेंद्र सिंह जी ने 1953 में कांग्रेस की टिकट पर विधान परिषद में प्रवेश लिया और 1954 में मोहर सिंह भी इसमें शामिल हो गए। राव वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में प्रवेश ने हीरों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का एक रास्ता खोला और अब उनके बीच कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सत्ता के संघर्ष शुरू हो गए। वो दो गुटों में विभाजित हो गए। एक गुट तो राव वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व का था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर के नेतृत्व वाले समूह के साथ संबंध जो थे वो विकसित किए गए। और दूसरा समूह अभय सिंह जी के नेतृत्व में था, जिसे कैरो समूह के साथ तय किया जाता था। और राव वीरेंद्र सिंह हालांकि चौधरी देवीलाल के प्रभाव में कैरो समूह में खुद को ले गए और कैरो द्वारा 1956 में उप मंत्री भी उनको नियुक्त किया गया। 1957 के दूसरे आम चुनाव ने अहीर की जो राजनीति है, अहीरों का अहीरवाल में जो पॉलिटिकल समीकरण है उसमें बदलाव आए और बाईजी जो राजकुमारी सुमित्रा जी थे उनको सर्वसम्मति से रेवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर पंजाब विधानसभा के लिए चुना गया, जो अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है। और मैं हैरान हूं कि रेवाड़ी में आज भी उनके नाम पर कोई शिक्षण संस्थान क्यों नहीं है। 1957 के चुनाव में पंजाब विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने वाली एकमात्र उम्मीदवार वो थी। और राव वीरेंद्र सिंह जी ने इस चुनाव के बाद अहीर राजनीति में अपना एक ऐसा वर्चस्व हासिल किया और उनकी बहन सुमित्रा देवी पंजाब की उपाध्यक्ष भी चुनी गई थी। राव वीरेंद्र सिंह जी को 1958 में कैबिनेट मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया था और वो एक मंत्री के रूप में सत्ता का प्रयोग करके अपने समर्थन को मजबूत आधार और आकार देने में लगे रहे और जिला कांग्रेस कमेटी में अपने प्रभुत्व को और अहिरवाल में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने में राव वीरेंद्र सिंह जी काम करते रहे। उन्होंने राज्य और केंद्र स्तर पर अपने लिंक बनाए और राजनीति में वो उनके काम आए।
राज्य स्तर पर राव वीरेंद्र सिंह जी ने तत्कालीन शक्तिशाली मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का भी एक बार विश्वास जीता और चौधरी देवीलाल के साथ उनका जो गठबंधन था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उससे विधायकों के एक समूह का गठन किया गया और इसके साथ ही उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजा दिनेश सिंह, राजस्थान के नेता मोहनलाल सुखाड़िया जी, कुंभाराम आर्य जी के साथ बहुत मधुर संबंध राव वीरेंद्र सिंह जी के रहे और इस तरह वो अहीरों के निर्विवाद नेता के रूप में अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हो गए और राव गजराज सिंह, अभय सिंह, निहाल सिंह और अन्य अहीर नेताओं पर पूरी तरीके से छा गए और इस तरीके से दूसरा जो गुट था उसमें धीरे धीरे मायूसी आती गई, जबकि रामपुरा हाउस लगातार मजबूत होता गया। और बाद में जब राव वीरेंद्र सिंह को उनके और कैरो के बीच में दरार आ गई और 1961 में उनके मंत्रालय से बर्खास्त किया गया, तब भी वो अहिरवाल के सर्वमान्य नेता बने रहे और इससे जो मंत्रालय जाने का उनके ऊपर कोई ज्यादा सा असर नहीं पड़ा। प्रताप सिंह कैरो और राव वीरेंद्र सिंह जी के बीच मतभेद असल में चौधरी देवीलाल की वजह से हुए थे, क्योंकि पहले तो राव वीरेंद्र सिंह और चौधरी देवीलाल एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े थे और प्रताप सिंह कैरो के लिए चुनौतियां पेश करते रहते थे और इसका नतीजा ये हुआ कि 1962 में देवीलाल तो कांग्रेस से बाहर हो गए और राव साहब का मंत्रालय छिन गया। राव साहब और कैरो के बीच संघर्ष के दौरान अभय सिंह समूह ने कैरो के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन 1962 के चुनाव में अभय सिंह जी को इसकी भारी कीमत अहिरवाल में चुकानी पड़ी। उन्हें एक युवा अधिवक्ता निहाल सिंह ने हराया था, जिन्होंने राव वीरेंद्र सिंह के गुप्त समर्थन से एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और यह अहिरवाल की जनता का पहला संकेत था कि अब अहिरवाल की जो चौधर है वो रामपुरा हाउस में उसका केंद्र बन चुका है, राव वीरेंद्र सिंह उसके नेता हैं। उन्होंने कनीना से कांग्रेस उम्मीदवार की हार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाई जी सुमित्रा देवी एक बार फिर कांग्रेस की टिकट पर रेवाड़ी से चुनी गई। एक अन्य प्रमुख अहीर राव निहाल सिंह महेंद्रगढ़ से चुने गए थे और अहीरों ने ज्यादातर राव वीरेंद्र सिंह के जनादेश के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार मतदान किया था। तो अहिरवाल में जो चौधर है दोस्तों, रामपुरा हाउस के उसका बेस बनाने में काफी लंबा उसको वक्त लगा है और इसी बीच कैरो ने राव वीरेंद्र सिंह जी के साथ एक समझौता किया और उन्होंने 1962 में पंजाब सरकार में मानद रक्षा सलाहकार के रूप में उनको नियुक्त किया। उन्होंने 1965 तक इस क्षमता में कार्य करना भी जारी रखा। जब उन्होंने कैरो के खिलाफ दास आयोग के जो निष्कर्ष आए थे उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। कामरेड रामकिशन जो थे वो बहुत बढ़िया आदमी थे, कैरो के साथ उनकी अच्छी बनती थी। कामरेड रामकिशन चाहते थे कि पूरे पंजाब का विकास हो, जिसमें हरियाणा भी शामिल था और कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुनाव और पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद राव वीरेंद्र सिंह जी ने जनरल मोहन सिंह, कैप्टन रतन सिंह और 1 दर्जन अन्य विधायकों के साथ पंजाब कांग्रेस में फिर अपना एक अलग समूह का गठन उस वक्त तक कर लिया था और इसी बीच पंजाबी सूबे के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया और पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इस तरीके से राव वीरेंद्र सिंह जी 1966 तक अहीरों के सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता बन गए थे, लेकिन एक लंबी यात्रा 1952 से लेकर अब तक उनको लड़नी पड़ी थी। अब उन्हें अहीर जनता का वोट प्राप्त था, अहीर जनता का समर्थन प्राप्त था और उसी समय ये कहावतें बनाई गई थी कि ईसा के राव साहब तो हाथ मिला के आया है। तो इतने बड़े नेता उस समय तक वो बन चुके थे और उनके बाद अहीरों पर उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं हुआ है। 1966 में हरियाणा के निर्माण के फैसले के तुरंत बाद राव वीरेंद्र सिंह जी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर कब्जा करने की भी असफल कोशिश की। उन्होंने खुद को इस संगठन के अध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार के रूप में पेश किया था, लेकिन खुद को अल्पमत में पाते हुए उन्होंने पंडित भगवत दयाल शर्मा के खिलाफ चौधरी रणवीर सिंह, चौधरी रिजक राम के समूह से हाथ मिलाया और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के लिए अंबाला के खान अब्दुल गफ्फार खान जी का समर्थन किया। हालांकि भगवत दयाल जी सबको पछाड़ते हुए एक वोट के मामूली से अंतर से चुनाव जीत गए थे और हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीतने के बाद पंडित भगवत दयाल जी विधायक दल के नेता के रूप में भी चुने गए और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव उनको हासिल हुआ। पंडित भगवत दयाल ने अहिरवाल में राव वीरेंद्र सिंह जी को कमजोर करने की नीयत से राव निहाल सिंह जी को शामिल किया था, इसलिए राव वीरेंद्र सिंह और भगवत दयाल जी के बीच दरार और चौड़ी होती गई और शायद कभी भरी भी नहीं जा सकी। 1967 के चुनाव में हालांकि पंडित भगवत दयाल ने राव वीरेंद्र सिंह जी को
पटौदी और उनकी बहन सुमित्रा देवी जी को रेवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर नामित करके उन पर उपकार जताने की कोशिश की, लेकिन उनकी राजनीतिक आकांक्षा को पूरा करने में ये सब विफल रहे। इसलिए राव वीरेंद्र सिंह ने जो 7 अहिर बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्र थे, उन्होंने फैसला किया कि मैं अब यहाँ पर ताकत दिखाने की जरूरत है। उन्होंने 7 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया और अटेली को छोड़कर सारे निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों को राव वीरेंद्र सिंह जी ने हरवा दिया। अटेली में राव वीरेंद्र सिंह जी के उम्मीदवार रामजीवन सिंह जी निहाल सिंह जी से 967 मतों के मामूली अंतर से चुनाव वो हार गए थे, बाकी सारी जगह से जीते। और दूसरी ओर राव वीरेंद्र सिंह और उनकी जो बहन थी सुमित्रा जी, बाई जी जिनको आज भी कहते हैं लोग, पंडित भगवत दयाल के अनुयायियों द्वारा कथित तोड़फोड़ के बावजूद बहुत अच्छे मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। और 1967 के चुनाव परिणाम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया था कि राव वीरेंद्र सिंह जी पर अहिरों की जो पकड़ है वो लगातार मजबूत होती जा रही है और एक किस्म से वो यहाँ अजय बनते जा रहे हैं। उन्होंने कुल मिलाकर उम्मीदवारों के पार्टी लेवल की परवाह किए बिना उनके इशारे पर अहिरवाल की जनता ने वोटिंग करके दिखाया था। उनके प्रतिद्वंदी राव अभय सिंह, जिन्होंने रेवाड़ी से जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और जाटूसाना के राव निहाल सिंह और अन्य अहिर नेताओं जिन्होंने उनका समर्थन नहीं मिला, वो जनता ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। राव वीरेंद्र सिंह जी के विरोध के बावजूद विधानसभा चुनाव जीतने वाले एकमात्र अहिर उम्मीदवार जो थे वो निहाल सिंह जी थे। वहीं महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले राव गजराज सिंह थे, और राव गजराज सिंह इसलिए जीते थे क्योंकि उन्हें जाटों का भी समर्थन इस चुनाव में हासिल हुआ था, जो राव वीरेंद्र सिंह जी को जिंदगी भर कभी नहीं मिला। 1967 के चुनाव के बाद राव वीरेंद्र सिंह राज्य विधानमंडल में हिरवाल के बूते एक ताकत बन गए थे और उन्होंने हरियाणा विधानसभा में 1 दर्जन से अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त किया। तो पीछे मैं बता चुका हूं, चौधरी देवीलाल के साथ एक बिल्डर के यहाँ एक गुप्त डील हुई, लोटा नमक की शपथ हुई, और पंडित भगवत दयाल ने भी राव निहाल सिंह को अपनी सरकार में मंत्री नियुक्त किया था ताकि राव वीरेंद्र सिंह जी को कमजोर किया जा सके, अहिरवाल में उनकी बुनियाद को दरकाया जा सके। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और दया किशन को हराया। इसके बाद कांग्रेस के 1 दर्जन विधायकों का दल बदल हुआ, भगवत दयाल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का इस्तीफा हुआ और कांग्रेस के दल बदलुओं विपक्ष से मिलाकर संयुक्त विधायक दल नाम का एक गठन हुआ और पहली बार अहिरवाल को अपना एक मुख्यमंत्री मिला राव वीरेंद्र सिंह जी के रूप में। और राव वीरेंद्र सिंह जी जो सपना कभी राव बहादुर बलबीर सिंह जी ने देखा था, वो उनके दत्तक पुत्र राव वीरेंद्र सिंह जी ने 1967 में हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने कर पूरा किया। लेकिन अफसोस ये है कि उनकी सरकार ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकी, वो बहुत थोड़े समय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और जितना मैं उनके बारे में पढ़ा है, जाना है, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर 5 साल वो रहते तो हो सकता है हरियाणा प्रदेश का नक्शा कुछ अलग होता। लेकिन ये काम फिर चौधरी बंसीलाल ने आगे किया। और जो 1967 में उनके मुख्यमंत्री बनने की जो कहानी थी दोस्तों, उसमें चौधरी देवीलाल के साथ साथ एक और हीरो थे, और उन हीरो का नाम इतिहास में बहुत कम लिया जाता था। वो चौधरी जो छोटू राम जी थे, उनके भतीजे चौधरी श्रीचंद थे, जो विधानसभा अध्यक्ष भी बने और बाद में उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। अगर वो भी जिंदा रह जाते, क्योंकि जितना भी संयुक्त विधायक दल में विधायक लाने का काम था या सबको बांधे रखने की जो कोशिश थी, वो सारी की सारी चौधरी श्रीचंद के हवाले थी। और चौधरी श्रीचंद ने राव वीरेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और इस सरकार में कहते हैं ना कि किंग मेकर तो चौधरी देवीलाल को भी माना जाता है इस राव वीरेंद्र सिंह जी को बनाने में, लेकिन अगर पर्दे के पीछे कोई डायरेक्टर और असलियत में जिसकी कोई मेहनत थी तो वो चौधरी श्रीचंद की थी। चौधरी श्रीचंद ने ही राव वीरेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना एक अहम योगदान दिया था, इसलिए उनको ही विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। और राव वीरेंद्र सिंह जी के शब्दों में कहें तो उन्होंने चौधरी श्रीचंद से कहा था कि चौधरी साहब, ये बंदर काबू में रखना मेरे हिम्मत की बात नहीं है, ये काम आप करना। तो ये गारंटी चौधरी श्रीचंद ने ली थी कि आप आराम से मुख्यमंत्री का पद संभालिए, इनको मैं संभाले रखूंगा। लेकिन उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया, इस वजह से, नहीं तो कहानी कुछ और होती। शायद राव साहब लंबी सरकार चला सकते थे। तो कल का जो वीडियो होगा दोस्तों, उसमें हम और आगे की कहानी जानेंगे कि अहिरवाल की राजनीति में कैसे कैसे बदलाव आते रहे। जो साथी अहिरवाल की राजनीति पर पकड़ रखते हैं या राव वीरेंद्र सिंह जी के साथ मुलाकातें जिनकी रही हैं, उन्होंने उस दौर को देखा है,
वो साथी विशेष तौर पे कमेंट करके या मुझे फ़ोन करके इसकी जानकारियाँ दे सकते हैं दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा उनको वीडियो में शामिल करूँ, आपके सामने लेकर आऊँ। और राव वीरेंद्र सिंह जी पर काम करते हुए सबसे मुश्किल बात ये है कि बहुत कम उनके बारे में लिखा गया है, तो इधर से दाएँ-बाएँ से बहुत मेहनत करके वीडियो जुटाए हैं। 10-11 करीबन ये वीडियो बनेंगे। तो जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पसंद आए तो दोस्तों 2-4 लोगों को शेयर कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का शुक्रिया। 3 बजे की दोस्ती मुलाकात जारी रहेगी। नमस्कार।